नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है एच एल सैनी और टेक्निकल बाय एच एल सैनी यूट्यूब चैनल पर आप सभी दोस्तों का हार्दिक स्वागत है, हार्दिक अभिनंदन है। दोस्तों, सभी लोग एक बार जल्दी से वीडियो को शेयर कर दीजिए और जुड़ जाइए। आप में से जो साथीगण आज पहली बार जुड़े हैं हमारे इस चैनल पर, तो सभी से अनुरोध है कि एक बार वीडियो को चैनल को सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन को प्रेस कर ले, ताकि आने वाले अन्य सभी वीडियो की सूचनाएं आपको टाइम से टाइम मिलती रहे। दोस्तों, कल मैंने एक क्वेश्चन दिया था आप लोगों को एज ए होमवर्क के रूप में, जिसमें काफ़ी लोगों ने उत्तर किया है। उन सभी नामों को मैं बोलूँगा, चाहे उनका गलत आंसर हो चाहे सही आंसर हो, उसकी पुष्टि तो अभी इस क्वेश्चन को जब मैं हल करवाऊँगा तो ऑटोमेटिक हो जाएगी। लेकिन बहुत सारे बच्चों ने इसका जवाब दिया था, जिनमें से एक था पीयूष मीना, जिसका जवाब सबसे सही था। उसके अलावा दीपक कुमार सैनी, उसका जवाब सही था। इसके अलावा प्रवीण हैं, और भी 4-5 बच्चे हैं जिन्होंने जवाब तो दिया है लेकिन उनका जवाब सही नहीं है। संजय, उन्होंने भी जवाब दिया है। ठीक है, प्रवीण, संजय, रवि, धीरज इत्यादि लोगों ने भी जवाब दिए हैं, नो डाउट। लेकिन इन लोगों के जवाब पूर्णतः सत्य नहीं है। फिर भी क्या होगा क्या नहीं होगा, इस क्वेश्चन का जवाब एक बार सभी लोग अपन मिल करके देखेंगे। हाँ, चलो, तो आज का इस सेशन को स्टार्ट करने से पहले सभी लोगों से एक अनुरोध है कि वीडियो को हम स्टार्ट करेंगे, इससे पहले सभी लोग एक बार वीडियो को शेयर कर दो, अपने फेसबुक स्टेटस पे लगाओ, व्हाट्सएप पे दोस्तों को शेयर करो, इत्यादि सभी जगह जहां तक आप शेयर कर सको शेयर करो। जितने लोग लाइव जुड़ सके लाइव जुड़ो, ठीक है ना। चलो स्टार्ट करते हैं बिना समय खराब किए हुए। ALP 2019 वाले इस क्वेश्चन को, जो कल मैंने आज आपको होमवर्क दिया था, इसका सॉल्यूशन करेंगे। ठीक है, हाँ जी। चलो, इस क्वेश्चन को मैं थोड़ा सा ये लो और जूम करके आपको दिखा रहा हूँ, और इस क्वेश्चन को मैं थोड़ा सा प्यार से बताता हूँ कि मेरे पास में 3 बल्ब हैं और तीनों बल्ब श्रेणी क्रम में। जैसे उदाहरण के तौर पर एक बल्ब ये रहा, दूसरा बल्ब ये रहा और तीसरा बल्ब ये रहा। ठीक है, तो तीनों बल्ब हैं वो समान है, तो माना कि इसका प्रतिरोध R होगा, इसका R होगा और इसका भी R होगा। तो मुझे बताओ श्रेणी क्रम में जो तुल्य प्रतिरोध आएगा वो क्या आएगा। तो तीनों के योग के बराबर R R R, तो कितना हो जाएगा 3R। ठीक है, तो अगर श्रेणी क्रम में अगर वो शक्ति की बात करता, खर्चे की, तो आता क्या V²/R, और R का मतलब यहाँ पर कितने हैं 3R से। लेकिन इसने V²/3R को क्या माना है, इस क्वेश्चन ने V²/3R को क्वेश्चन के अनुसार क्या माना है, M। दोबारा से सुन लो कि भाई श्रेणी क्रम में 3 बल्ब हैं तो R R R प्रतिरोध जुड़ेगा तो 3R, और जो शक्ति खर्च होगी वो क्या आएगी V² तुल्य प्रतिरोध, तो तुल्य प्रतिरोध कितना है 3R। तो इसने V²/3R को, गौर करना मेरे प्यारे दोस्तों, V²/3R को क्या माना है क्वेश्चन के अनुसार M, क्योंकि इसने बोला कि तीनों बल्बों में कुल शक्ति खर्च है वो कितना है M है। तो मैं इस बात को हटा करके ऐसे लिख सकता हूँ क्या, कि जो श्रेणी क्रम में जो शक्ति खर्च हुई है, श्रेणी क्रम में जो शक्ति खर्च हुई है वो शक्ति है क्या V²/3R, जिसे क्वेश्चन के अनुसार क्या माना गया है M। तो जहाँ जहाँ आपको M नज़र आएगा इसका मतलब V²/3R है। चलो, अब बोल रहा है इन्हें समांतर में जोड़ा जाए। तो दोस्तों, अगर 3 बल्ब हैं और तीनों को मैं कौन से क्रम में जोड़ूं, समांतर में जोड़ूं, तो देखो ये R R और R, तो 3 समान मान के प्रतिरोध समांतर में होंगे तो तुल्य प्रतिरोध कितना आएगा R/3। अगर 3 समान मान के प्रतिरोध श्रेणी में जोड़ेंगे तो 3R, और समांतर में जोड़ेंगे तो R/3। लेकिन जो सप्लाई वोल्टेज है वो दोनों स्थिति में बदला थोड़ी है, नहीं। तो अगर पहले वोल्टेज V था तो अब भी वोल्टेज क्या है V है ना। तो अब मुझे बताओ, अब जो शक्ति खर्च होगी, जो अब शक्ति खर्च होगी वो कितनी होगी V², और R की जगह कितना लिखना पड़ेगा बेटा R/3। तो 3 कहाँ चले जाएगा ऊपर, मतलब 3 V²/R। तो दो बात आपके समझ में आई कि V²/3R, बटे में 3R है तो उसको क्या कहा मैंने M, और 3V²/R का क्या मतलब होगा तो आप खुद लगा लो। देखो ज़रा एक बार फिर से लिख देता हूँ कि श्रेणी क्रम में जो शक्ति खर्च हुई है उसको M माना, और वो M का मान आया क्या था V²/3R। ठीक है, अब जो समांतर में खर्च हो रही है शक्ति उसको नाम दे देता हूँ मैं M2, और वो वैल्यू हमारे पास में अभी क्या निकल के आई थी 3
v²/r। क्या मैं ऊपर नीचे 3 से गुणा कर सकता हूँ? क्या 3 का गुणा कर दिया और 3 का ही क्या लगा दूँ, भाग लगा दूँ। तो देखो v²/3r और उसका मतलब क्या, m, तो 3 तिया 9। तो मेरे प्यारे दोस्तों, समांतर में जो शक्ति है वो श्रेणी की तुलना में कितनी खपत होगी, 9 गुना। तो मेरे प्यारे दोस्त, जो पीयूष मीना जी हैं और जो दीपक सैनी जी है, उनका जवाब एकदम करेक्ट है। जिनको अभी भी समझ में नहीं आया तो एक बार वीडियो को दोबारा से रिवाइज करके देखना, बात समझ में आ जाएगी। तो इस क्वेश्चन का आंसर ए न होकर के आंसर क्या होगा दोस्तों, सी होगा। फिर भी जिन भाइयों ने, जैसे प्रवीण जी हैं, संजय जी हैं इत्यादि है, जिन्होंने ट्राई किया, उन सभी के लिए बहुत बड़ी अच्छी बात है, क्योंकि अभी आपने गलती की तो आपको आइडिया लगा कि गलती कहाँ हो रही है। ओके, चलो बढ़ते हैं आज का नेक्स्ट क्वेश्चन लेकर के। देखो, छोटे क्वेश्चंस में गलतियाँ ज़्यादा होती हैं दोस्तों। आज जो क्वेश्चन है, देखो मैं आपको पहले ही बता देता हूँ, आज के जो क्वेश्चन हैं उनका थोड़ा सा लेवल अच्छा है, क्योंकि इसमें आज जो क्वेश्चन है ज़्यादातर RSM SSB इत्यादि के हैं। और तुम जानते हो RSM SSB जो इलेक्ट्रीशियन इंस्ट्रक्टर है उसके पेपर सारे अच्छे आए थे। चलो, इस क्वेश्चन में पूछना चाह रहा है कि R का मान क्या होगा। सुनिए, R का मान निकालने के लिए देखो, 1 2 3 भुजाएं इस बिंदु पर मिल रही हैं, तो इस बिंदु को मैंने क्या नाम दे दिया, संधि बिंदु या संगम बिंदु। और नीचे भी संधि बिंदु बन रहा है, और इसको मैं किससे जुड़ा हुआ मान लेता हूँ, ग्राउंड से। और इसका वोल्टेज क्या मान लेता हूँ, 0। कितना मान लेता हूँ, 0। तो जब भी हम किरचॉफ का धारा नियम लगाएंगे, अर्थात जिस संधि बिंदु पर बात करेंगे उस बिंदु के वोल्टेज को क्या मानते हैं, हमेशा अधिकतम। तो मैंने जो ऊपर बिंदु संधि बिंदु लिया उसके वोल्टेज को क्या मान लिया, VA। और इस वोल्टेज को यदि मैं अधिकतम मानूंगा तो सभी धारा इस बिंदु से निकलती हुई होंगी। माना कि इसमें जाने वाली धारा को नाम दे दिया मैंने I1, इसमें जाने वाली धारा को नाम दे दिया I2। और देखो, 2 एम्पियर की धारा की दिशा बदल पाना हमारे लिए संभव नहीं है, क्योंकि ये क्वेश्चन ने खुद ने दी है। तो अगर मुझे बिंदु A पर किरचॉफ का धारा नियम लगाना पड़े तो क्या करना पड़ेगा, I1 प्लस I2 प्लस 2 बराबर 0। सर कैसे, कि किरचॉफ के धारा नियम के अनुसार संधि बिंदु पर आने वाली धाराओं का योग संधि बिंदु से जाने वाली धाराओं के योग के बराबर होता है। तो देखो, तीनों की तीनों ही धारा 2 एम्पियर I1 और I2, ये तीनों की तीनों ही धाराएं संधि बिंदु से निकल रही हैं। केवल कोई भी धारा यहाँ पर नहीं आ रही, इसलिए आने वाली धाराओं का योग तो कर दिया मैंने 0। अब मुझे बताओ, वास्तविकता में धारा होती क्या है। तो धारा का मतलब होता है वोल्टेज का अंतर बटे प्रतिरोध। तो देखो, 5 ओम वाली भुजा में अगर धारा मुझे देखनी हो तो धारा कैसे निकालूंगा। तो धारा निकालने का मतलब क्या हो गया, VA माइनस यहाँ का वोल्टेज कितना 70 और बटे में इसका प्रतिरोध। भाई, धारा शब्द का मतलब होता है विभवांतर बटे प्रतिरोध। तो ये तो I1 आ गया कि यहाँ का वोल्टेज VA और यहाँ का 70 बटे कितना 5 प्लस, हाँ जी। फिर आगे क्या बोलना चाह रहा है कि इसमें धारा, तो इसमें कैसे निकालेंगे, 7 ओम के में तो VA और ग्राउंड का प्रतिरोध 0, तो VA माइनस 0 बटे इसका प्रतिरोध कितना है 7 ओम प्लस का 2 बराबर 0। मेरे प्यारे दोस्तों, अगर इसमें मैं देखो जो लघुत्तम लूँगा मैं उसको यहाँ ले लेता हूँ, बराबर में 0 चल रहा है। तो 5 और 7 का एलसीएम कितना आएगा, 35। 5 और जो 7 है उसका एलसीएम कितना आएगा, 35। तो 5 7 35, 7 से गुणा होगा 7 VA माइनस का 7 7 49 490 प्लस इसको 7 पंजे 35, 5 से गुणा करूँगा तो कितना हो जाएगा, ये 5 VA, ठीक है। और ये 35 दूना 70 बराबर में 0 है। तो देखो, 7 और 5 12 VA, कितने VA हो जाएंगे, 12 VA। और ये 490 और प्लस का 70 तो माइनस के 420, और उस तरफ जाएंगे तो ये किसका हो जाएगा, प्लस का 420। तो VA का मान जो आएगा दोस्तों वो आएगा 420/12 वोल्ट। क्वेश्चन ने वोल्टेज का मान न पूछ करके किसका मान पूछा है मेरे प्यारे दोस्तों। तो क्वेश्चन ने जो मान पूछा है वो मान पूछा है आप लोगों से किसका, हाँ जी। तो क्वेश्चन ने जो आपसे लोगों से मान पूछा है
वो मान पूछा है आर का, मतलब 2 ओम वाले प्रतिरोध वाली दिशा में। तो आर का मान अगर मैं ज्ञात करूँगा तो मुझे क्या करना पड़ेगा, इस वी ए वोल्टेज में कितने का भाग लगाना पड़ेगा, 2 एम्पियर की धारा का। और क्वेश्चन के अनुसार वी ए का मान कितना है, 420/12/2। कहने का मतलब मुझे ये करना पड़ेगा 420 बटे तो कितना हो जाएगा 12 और बटे में कितना 2, मतलब 420/24। और इसको अगर मैं हल करूँगा तो कितना आएगा 17.5 ओम। अर्थात इस क्वेश्चन का जो आंसर आएगा वो आंसर आएगा ए, कि जो आंसर आएगा वो कितना आएगा 17.5 ओम। देखो कुछ नहीं किया, दोबारा से सुन लीजिएगा। मैंने क्या किया है कि इस ए बिंदु पर किरचॉफ का धारा नियम लगाया है। तो I1 I2 और 2 एम्पियर की धारा तीनों की तीनों जा रही हैं। तो धारा निकालने के लिए वोल्टेज का अंतर मतलब वी ए -70 बटे प्रतिरोध कितना 5, इसमें निकाला वी ए -0/7 और 2 एम्पियर दे रखी है। बस इसका लघुत्तम लिया है, लघुत्तम लेने से मेरे पास में वी ए का मान निकल करके आया है। इसका लघुत्तम लेने पर मेरे पास में वी ए का मान जो निकल करके आया है, वी ए का वो वैल्यू कितनी आई है 420/12। तो अब मुझे निकालना है इसमें प्रतिरोध। तो प्रतिरोध का मान निकालने के लिए मुझे करना क्या होगा, वोल्टेज का अंतर, तो इस बिंदु का वोल्टेज क्या है वी ए, ग्राउंड का कितना है 0 बटे इसमें जाने वाली धारा कितनी है 2। तो 0 का तो कोई मतलब नहीं है, वी ए का मान कितना रख देंगे 420/12। तो देखो 420/12 तो है ही, और 2 का और भाग लगाओ तो 12 दूना 24, 420 में 24 का भाग लगाएंगे तो 17.5 ओम आता है। इसलिए आंसर क्या होगा ए। आप में से जिन भाइयों का आंसर ए आया है उन सभी का करेक्ट है। आप में से जितने भी साथीगण हैं जिनका आंसर ए मतलब 17.5 ओम आया है उन सभी का आंसर सही है, ठीक है ना। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। देखो आज जो सारे क्वेश्चन हैं एक लेवल के और अच्छी एग्ज़ाम के क्वेश्चन है, तो ऐसा नहीं है कि कई बच्चे सोचे कि यार आज तो समझ में ही नहीं आ रहा है, तो ऐसा कोई चक्कर नहीं है ना। हाँ जी, रिप्लाई करो अगले क्वेश्चन का। देखो मैं थोड़ा समय दे रहा हूँ, इसका मतलब मैं चाहता हूँ कि आप लोग इसका जवाब दें। 3 ओम मान के 3 प्रतिरोध एक त्रिभुज के रूप में जुड़े हुए हैं, तो त्रिभुज के किन्हीं 2 शीर्षों के मध्य प्रतिरोध क्या होगा। चलो इधर देखो, 1 2 और 3, प्रत्येक का मान 3 ओम, प्रत्येक का मान 3 ओम। वो बोल रहा है कोई भी 2 सिरे, मान लो मैंने ये वाला और ये वाला 2 सिरे ले लिए, तो ये दोनों कौन से क्रम में हो गए, श्रेणी क्रम में। तो 3 और 3 का तो कितना हो गया 6। कुल मिला के अब जो हमारा परिपथ दिखेगा ऐसे ही दिखेगा, 3 का तो 3 है और 3 का 6, तो ये कितना हो जाएगा 6। और 6 और 3 का समांतर में कितना आता है, दोनों का गुणनफल बटे दोनों का योगफल। तो 18 में 9 का भाग देंगे तो 2 ओम। इसलिए तुल्य प्रतिरोध कितना आएगा दोस्तों 2 ओम। किसी के मन में आया सर मैं तो इस तरफ से लेंगे, अरे किधर से भी ले लो, ये 2 श्रेणी में आ जाएंगे। तो 3 और 3 6, और 6 और 3 का समांतर में कितना होता है 2 ओम होता है, ओके ना। चलो तो इस क्वेश्चन का जो आंसर आएगा दोस्तों वो आंसर क्या आएगा, इस क्वेश्चन का जो आंसर आएगा मेरे प्यारे साथीगण, वो आंसर क्या आएगा, वो आंसर आएगा इसका सी, ठीक है ना। चलो अगले वाले क्वेश्चन की चर्चा करते हैं। थोड़ा बहुत हल्का फुल्का डिस्टर्बेंस आ रहा हो क्योंकि कुकर उकर में सीटी भी लग जाती है ना, खाना वाना भी बनता है, तो ऐसी कोई बड़ी बात नहीं है। आपको तो पढ़ाई से मतलब है, पढ़ाई होनी चाहिए, आपको इन सब चीज़ों पर फोकस नहीं करने का है। इतना कोई ख़ास डिस्टर्बेंस भी नहीं आ रहा होगा मेरे हिसाब से, तो प्रॉपर तरीके से हो रहा है सारा काम, है ना। चलिए अगला क्वेश्चन कह रहा है कि एक चालक जिसका प्रतिरोध क्या है आर, तो बताओ आर बराबर क्या होता है, रॉ एल बटे ए, सही है। लंबाई को दुगना, मतलब रॉ का तो रॉ है लेकिन एल के स्थान पर कितना कर दिया 2L, ओके। और क्षेत्रफल को आधा, मतलब ए के स्थान पर क्या कर दिया A/2। तो प्रतिरोध का मान क्या होगा, तो दोस्तों ये जब प्रतिरोध ऊपर जाएगा तो 2 गुणा 2 करूँगा तो कितना 4, अर्थात जो नया प्रतिरोध आएगा वो कितना आएगा दोस्तों, पहले की तुलना में 4 गुना। तो आंसर क्या आएगा दोस्तों बी। देखो
क्या कह रहा है, लंबाई को दोगुना तो 2L कर दिया, क्षेत्रफल को आधा मतलब ये बटा 2, तो 2 कहाँ चले जाएगा ऊपर, 2 दूनी 4, मतलब प्रतिरोध पहले की तुलना में कितना गुना हो जाएगा, 4 गुना हो जाएगा। ठीक है ना। चलो आगे बढ़ते हैं, इस क्वेश्चन का जवाब सभी लोग देंगे एक बार। स्क्रीन पे जो आपको क्वेश्चन नज़र आ रहा है उसका उपयोग करके आपको उत्तर देना है। ठीक है ना दोस्तों, आपको पता है मेरे पास में कोई सोर्स नहीं है वीडियो बना के, फिर भी मैं मोबाइल से वीडियो बना रहा हूँ आप लोगों के लिए, ताकि आप लोग कुछ अच्छा प्राप्त कर सको। ठीक है ना। कहना चाह रहा है कि समांतर में संबंधित दो एक जैसे 240 वोल्ट स्रोत से लगे हैं तो प्रत्येक लैंप की वोल्टता क्या होगी। तो दोस्तों जो प्रत्येक लैंप है उसकी वोल्टता कितनी है, 240 वोल्ट है, और प्रत्येक लैंप पर वोल्टेज क्या होगा, तो समांतर क्रम में वोल्टेज का मान क्या होता है, समान होता है। तो कहीं गलती से यूँ मत चपका देना 120 120। तो दोस्तों समांतर क्रम में वोल्टेज का मान समान होने के कारण प्रत्येक लैंप पर वोल्टेज का मान भी क्या आएगा, समान आएगा। प्रत्येक लैंप पर वोल्टेज का मान भी क्या आएगा, समान आएगा। इसलिए इस क्वेश्चन का आंसर 240 वोल्ट होगा। हाँ, अगर ये बोल देता कि मेरे पास में 2 लैंप है, प्रत्येक की 240 वोल्टेज रेटिंग और श्रेणी में जोड़ा 240 वोल्टेज, तो प्रत्येक पे 120 120 आता है ना। समांतर में वोल्टेज का मान क्या होता है, समान होता है, इसलिए आंसर क्या आएगा, 240 वोल्ट। तो जिन लोगों का आंसर ए है उन सबका करेक्ट है। गलती से कहीं 120 220 या 110 उत्तर मत मार देना, है ना। चलो हाँ जी, नेक्स्ट क्वेश्चन को देख लेते हैं एक बार। अगला क्वेश्चन क्या कहना चाह रहा है। हाँ जी, जो अगला क्वेश्चन है वो ये है कि 2 डीसी स्रोतों में से प्रत्येक का खुला परिपथ वोल्टेज 24 वोल्ट और आंतरिक प्रतिरोध 0.2 ओम है। यदि दोनों स्रोत समांतर क्रम में जुड़े हुए हो तो शॉर्ट सर्किट धारा का मान क्या होगा। किसकी बात करना चाह रहा है, शॉर्ट सर्किट करंट का मान क्या होगा। ठीक है ना। हाँ जी, तो इस क्वेश्चन को मैं एक बार थोड़ा सा डिटेल में समझाता हूँ आप लोगों को, जूम करके थोड़ा मैंने इसको जूम इन कर लिया है। इसके पश्चात अब मैं आपको बताता हूँ कि इसमें वास्तव में क्या है। देखिएगा कि ये क्वेश्चन इतना कहना चाह रहा है कि मेरे पास में दो क्या हैं, स्रोत हैं। आप प्रत्येक का स्रोत का जो वोल्टेज है वो वोल्टेज तो कितना है 24 वोल्ट, और प्रतिरोध कितना है, तो ये देखो 24 वोल्ट, प्रतिरोध कितना 0.2। दूसरा भी सेम ऐसा कैसा ही है 0.2 ओम और 24 वोल्ट का प्रतिरोध है। दोनों को कौन से क्रम में जोड़ दिया है, समांतर क्रम में। अब कहना ये चाह रहा है कि अगर इसे क्या कर दिया जाए, शॉर्ट सर्किट कर दिया है, तो शॉर्ट सर्किट का मतलब इस प्रकार से ही कुछ जोड़ना है कि नहीं है, ये लो शॉर्ट कर दिया जाए तो शॉर्ट सर्किट धारा मतलब इसमें से जाने वाली धारा का मान, दैट्स कॉल्ड ISC, शॉर्ट सर्किट धारा का मान क्या होगा। ठीक है। हाँ जी, अगर मैं एक एक परिपथ को लूँ तो भी समझ में आ जाएगा। तो समांतर में तो वोल्टेज क्या रहेगा, समान, तो इनकी जो टोटल वोल्टता रहेगी वो 24 की 24 ही रहेगी। सही है कि नहीं है। समांतर में वोल्टेज जुड़ता नहीं है, समांतर में वोल्टेज का मान समान। अब देखो 2 ओम और 2 ओम के 2 प्रतिरोध है और समांतर में है, तो समान मान के 2 प्रतिरोध समांतर में होंगे तो क्या हो जाते हैं, आधा। तो कितना हो जाएगा, इन दोनों का कितना आएगा दोस्तों, 0.1 ओम। और अब ये कैसा करना हमें, शॉर्ट। तो दोस्तों इसमें जो अब धारा आएगी वो धारा क्या आएगी, वोल्टेज बटा प्रतिरोध। तो वोल्टेज 24 और प्रतिरोध का मान है 0.1, तो 0.1 का 0 लग जाएगा तो आंसर आएगा 240 एम्पियर। किया क्या है, फिर से सुन लो कि दो स्रोत हैं, प्रत्येक 24 वोल्ट और 2 ओम आंतरिक प्रतिरोध है। शॉर्ट किया जाए तो समांतर में वोल्टेज का मान समान, तो दोनों की जगह 24 का 24 ही रख दिया। लेकिन समांतर में जो प्रतिरोध होते हैं अगर समान मान के होते तुल्य प्रतिरोध क्या होता है, R/N। तो कितने प्रतिरोध हैं, 2, 0.2/2 करूँगा तो 0.1, अर्थात 24 ओम के श्रेणी में क्या जोड़ा जा सकता है, 0.1। और कह रहा है इसको शॉर्ट करें, कर दिया शॉर्ट। तो शॉर्ट का तो कोई प्रतिरोध होता नहीं है, तो धारा ज्ञात करेंगे तो 24 बटे में इसका प्रतिरोध कितना, 0.1, तो धारा कितनी आ जाएगी, 240 एम्पियर।
तो आप में से जिन जिन भाइयों का उत्तर इसमें क्या आया है, सी, उन सभी दोस्तों का करेक्ट उत्तर है। ठीक है ना। सभी लोग रिप्लाई भी करते रहें, ऐसा नहीं है कि एक दो कोई उत्तर मारना बाकी सभी लोग सिर्फ देखते ही हैं, ऐसा भी नहीं है। हाँ जी, चलो अगला जो क्वेश्चन है उसको एक बार फिर से पढ़ते हैं अच्छे से कि 5 वोल्ट ईएमएफ और 0.1 ओम आंतरिक प्रतिरोध वाली एक बैटरी सेल 1 ओम के बाह्य प्रतिरोध से जुड़ा हुआ है, तो इसकी लघुपतन धारा क्या होगी। गौर से सुनो और इस क्वेश्चन को, बहुत बड़ी गलतियां हो रही है आजकल देखो बच्चों से। तो देखो मेरे पास में बैटरी है, बैटरी की औकात कितने की है, 5 वोल्ट की, और बैटरी का खुद का प्रतिरोध कितना है, 0.1 ओम। हाँ जी, ये इसके बैटरी के सिरे आ गए। और इन सिरों पर क्या जोड़ा गया है मेरे प्यारे दोस्तों, तो इन सिरों पर जो चीज़ जोड़ी गई है वो सिरों पर जोड़ा गया है 1 ओम का प्रतिरोध। ये लो, ये 1 ओम का प्रतिरोध जोड़ दिया। अब क्वेश्चन ये कह रहा है कि जो ये 1 ओम का मैंने प्रतिरोध जोड़ा है इसे क्या कर दिया जाए, शॉर्ट, अर्थात ये पूछ रहा है शॉर्ट सर्किट धारा। तो दोस्तों शॉर्ट सर्किट धारा का मतलब ये वाली बात करना चाह रहा है। कौन सी वाली, यहाँ देखो कि भाई इसको क्या कर दिया जाए इस प्रकार से शॉर्ट। तो मुझे बताओ अगर इसको इस प्रकार से शॉर्ट कर दिया जाए तो क्या 1 ओम के प्रतिरोध से कोई धारा जाएगी क्या, नहीं जाएगी। मतलब मुझे जानकारी चाहिए इसमें होकर के जाने वाली धारा, इस आई की। तो ये धारा के लिए सिर्फ यही परिपथ बचेगा कि नहीं बचेगा। तो मेरे प्यारे दोस्त जो धारा निकलेगी वो धारा कितने निकलेगी, वोल्टेज का तो 5, और धारा प्रतिरोध की जगह सिर्फ कितना आएगा, 0.1। कहीं 1.1 मत कर देना, क्योंकि वो बोल रहा है कि बैटरी के टर्मिनल को शॉर्ट करेंगे तभी तो शॉर्ट सर्किट धारा पूछना चाह रहा है। तो इसमें शॉर्ट सर्किट धारा निकालेंगे तो सिरों को शॉर्ट करेंगे, इसलिए ये जो वैल्यू निकल करके आएगी, पॉइंट हटाएंगे ऊपर 0 तो कितना आएगा, 50 एम्पियर। ठीक है ना। जो भाई गलती से 5 एम्पियर मारेंगे सभी का उत्तर गलत है, ध्यान रखना। क्योंकि जो बैटरी के सिरों पर जो लोड जोड़ा गया था 1 ओम का, उस वाले सिरे को ही तो शॉर्ट करेंगे भाई। ये बैटरी है मेरी, बैटरी पे ये लोड जोड़ रखा है, तो बोल रहा है शॉर्ट करना। तो शॉर्ट करने का मतलब बैटरी के सिरे तो जुड़ेंगे ना सीधे, तो सीधे जुड़ेंगे तो ये 1 ओम का प्रतिरोध तो गया बाजार में घूमने के लिए। तो बचा क्या, इसमें जाने वाली धारा, तो इसका वोल्टेज 5, प्रतिरोध कितना, 0.1, तो आंसर कितना आएगा, 50 एम्पियर। इसलिए आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, सी। आज आप देख रहे होंगे, आप बड़ा चकमा खा रहे हो क्वेश्चनों के आंसर में, है ना। तो ऐसी बात नहीं है, क्वेश्चन आपको चकमा खिलाने के लिए नहीं है, लेकिन एग्ज़ाम के क्वेश्चनों की पूछने की नज़ाकत को बता रहा हूँ कि किस प्रकार से एग्ज़ाम में क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। हाँ जी, अगला क्वेश्चन आपको लग बड़ा खतरनाक रहा होगा, लेकिन बच्चों का क्वेश्चन है, बिल्कुल बच्चों का क्वेश्चन। इस क्वेश्चन को देखो, मैं इतना लंबा चौड़ा हल नहीं करूँगा, सिर्फ समझाऊँगा। ठीक है ना, गौर करो। बोल रहा है कि दिए गए परिपथ में एमीटर का पाठ्यांक क्या होगा। सुनो अब मेरी बात को, इस प्रकार के क्वेश्चनों में कि जो क्वेश्चन पूछना चाह रहा है वो पूछना चाह रहा है आई का मान, अर्थात ए, एमीटर से जाने वाली धारा। सुनो, इस प्रकार के क्वेश्चनों को वहाँ से हल करना प्रारंभ करना चाहिए जहाँ से ये पता लगे कि परिपथ आसानी से हल हो रहा है। तो देखो, अगर इस परिपथ को मैं दाएं हाथ की तरफ से देखूँ यहाँ से, तो देखो 10 ओम और 10 ओम कौन से क्रम में दिख रहे हैं, श्रेणी क्रम में। तो इन दोनों का कितना हो जाएगा, 20। ठीक है ना। हाँ जी, इन दोनों का 20 हो गया, तो ये तो हो गया 20 और ये भी है कितना, 20। तो 20 और 20 का समांतर में कितना आएगा दोस्तों, 10। तो जहाँ तक 20/2 तो कितना आएगा इसका, 10 ओम। भाई किया क्या है, 10 और 10 का श्रेणी में तो कितना हो गया, 20। तो ये भी 20 और ये भी 20, दोनों कौन से क्रम में, समांतर में। जहाँ तक ये लाल पेन मैंने मार दिया है वहाँ तक का तुल्य प्रतिरोध कितना आया है, 10। अर्थात पूरे को हटा हुआ मान करके कितना माना जा सकता है, 10 ओम। हाँ जी, अब इधर देखो ज़रा, इधर देखिए। अब देखो ये एक तो 10 ओम ये रहा, और ये पूरी बीमारी भी कितनी है, 10 ओम। तो 10 और 10 कौन से क्रम में, श्रेणी क्रम में। तो 10 और 10 का ये नीली लाइन तक भी कितना आ गया है, 20। ओके, चलो यहाँ तक का काम साफ हो गया है। अब आगे का देखते हैं, यहाँ तक का कितना आ रहा है, 20। अब इससे आगे का देखते हैं, हरी लाइन से समझा देता हूँ। तो देखो 20 ये है और ये 20 ये रहा, तो समांतर में 20 और 20 का कितना हुआ, 10।
तो हरी लाइन तक का जो मीटर है वो कितना आ गया है, 10 आ गया है। सही है। तो अब इस पूरे परिपथ को मैं दोबारा से लिख के समझाता हूँ तुम लोगों को। क्या आ गया हमारे पास में कि यहाँ तक की जो सारी कहानी को मैंने हल किया है पूरी को, तो पूरी को हल करने पे मेरे पास में कितना उत्तर आया है, तो इनका यहाँ तक का तो आया मेरे पास में 10। ओके, और ये इधर का यूँ बचाइए। तो देखो ये कितना है, 10। ये यहाँ पर क्या लगा हुआ है, एमीटर। और इधर का जो ये हरी वाली लाइन आई है इसका मान कितना आ रहा है, 10। और ये बैटरी लगी है वो कितने वोल्ट की लगी हुई है, 200 वोल्ट की। मुझे बताओ प्रतिरोध और एमीटर ये सारी चीज़ कौन से क्रम में, श्रेणी क्रम में। तो मुझे बताओ धारा का मान निकालने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, धारा का मान निकालने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा। तो धारा का मान निकालने के लिए V बटा तुल्य प्रतिरोध, V का मान कितना है 200 और तुल्य प्रतिरोध कितना है 10 और 10 20, इसलिए आंसर कितना आ जाएगा मेरे प्यारे दोस्तों, 10 एम्पियर। तो आप में से जिन भाइयों का उत्तर कितना आया है 10 एम्पियर, उन सब का सही है। किया कैसे एक बार फिर से समझा देता हूँ आप लोगों को मैं, ठीक है ना। हाँ जी, किया है उसको एक बार फिर से देख लो। कुछ नहीं किया है कि 10 और 10 का कितना हुआ श्रेणी में 20, फिर 20 और 20 का समांतर में कितना हुआ 10, फिर 10 और 10 का कितना हुआ श्रेणी में 20, और 20 और 20 का समांतर में कितना हुआ 10। ठीक है, तो 10 और 10 श्रेणी में, 10 का 20, 200 में 20 का भाग दिया तो कितना उत्तर आ गया 10 एम्पियर। ठीक है ना मेरे प्यारे दोस्तों। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या आएगा, डी 10 एम्पियर। ठीक है ना। तो आपको पता लग रहा होगा क्वेश्चन के पूछने की नज़ाकत क्या है, हमें क्या सीखने की ज़रूरत है। सही है ना। तो ऐसी बात नहीं है कि क्वेश्चन कोई टफ़ होते हैं या कुछ और होता है, ऐसी कोई बात नहीं है ना। तो आप लोगों को थोड़ा सा चीज़ों पर फोकस करना है। क्वेश्चन ये कहना चाह रहा है कि ए और बी बिंदु के मध्य में तुल्य प्रतिरोध ज्ञात करो। चलो सभी लोग इस क्वेश्चन का जवाब मारेंगे, ए और बी के मध्य में तुल्य प्रतिरोध वाले क्वेश्चन का। ध्यान रखना जो क्वेश्चन है, जिस भाई को नहीं दिखाई दे रहा है तो फिर से देख लीजिए। इन दोनों बिंदुओं के बीच में ए और बी के बीच का क्या पूछना चाह रहा है, तुल्य प्रतिरोध पूछना चाह रहा है। तो सभी लोग ए और बी के मध्य का तुल्य प्रतिरोध बताएंगे, मतलब इन दोनों के बीच में पूछना चाह रहा है। सुनो, इन दोनों के बीच में पूछना चाह रहा है। तो 3 और 7 कौन से क्रम में दिख रहे हैं, श्रेणी क्रम में। मैंने बोला था कि ऐसा कोई जाल आए क्वेश्चन में ये बहुत सारे प्रतिरोधों का, तो हमेशा उस जगह से हल करो जहाँ से क्वेश्चन सबसे आसान हो रहा हो। तो देख लो 3 और 7 श्रेणी क्रम में दिख रहे हैं, तो 3 और 7 का कितना आया श्रेणी क्रम में 10। सही है। इनका तो देखो आ गया 10। अब इनका 10 आने के पश्चात की कहानी सुनो कि क्या हो रहा है। तो ये तो 10 आ गया, अब ये 10 और ये वाला 10 कौन से क्रम में है, समांतर क्रम में। तो 10 और 10 का कितना आ गया 5। ओके, हाँ जी। तो इन पूरी बीमारी की जगह लिख दिया 5, और इधर को भी कितना है 5। तो 5 और 5 कौन से क्रम में नज़र आ रहे हैं, श्रेणी क्रम में। तो 5 और 5 का कितना हो गया 10। ठीक है। तो अगर मैं ओवरऑल यूँ कहना चाहूँ कि जो पूरा मांजरा है यहाँ तक का, देखो इन दोनों का हो गया 10, फिर 10 और 10 का हो गया 5, और 5 और 5 का हो गया 10। ठीक है ना। तो ये पूरा जो मैटर है ऊपर वाला, इसको मैं यूँ कह सकता हूँ कि यहाँ से ऊपर वाले को हल करने पे जो उत्तर आया वो कितना आया है 10 ओम। ओके, और 10 ओम ही नीचे अर्थात ये तो 10 रहा और ये 10 नीचे वाला रहा। तो इसका जो तुल्य प्रतिरोध आएगा 10, और 10 का समांतर में कितना आएगा 5। इसलिए इस क्वेश्चन का जो आंसर आएगा दोस्तों वो क्या आएगा, डी 5 ओम। पक्का ना, कोई डाउट है, संदेह वाली बात तो नहीं है किसी भाई को। हाँ जी। तो इसके अलावा जो अगले क्वेश्चंस हैं वो नेक्स्ट स्लाइड में, अभी मैं नेक्स्ट स्लाइड निकाल रहा हूँ। ठीक है ना, तब तक आप थोड़ा सा धैर्य रखो। हाँ जी, स्लाइड खोलने में थोड़ा समय लग गया था। नेक्स्ट स्लाइड का ये क्वेश्चन है, तो इस क्वेश्चन का सभी लोग जवाब करेंगे। जो क्वेश्चन है आपके सामने जो दिखाई दे रहा है स्क्रीन पर, वो है कि लघु परिपथ में प्रतिरोध का मान कितना होता है। ऑप्शन ए कह रहा है अनंत, 1, 0 और उच्च। तो सुनिए ज़रा दोस्तों गौर से, इस क्वेश्चन का सभी लोग उत्तर करेंगे। एक बार सुनो गौर से कि मैं कहना क्या चाह रहा हूँ कि जो लघु परिपथ है उसके रिगार्डिंग क्वेश्चन है।
तो मेरे प्यारे दोस्तों कि जब लघु परिपथ, और लघु परिपथ का मतलब होता है अंग्रेजी में शॉर्ट सर्किट, माना कि ये मेरी बैटरी है, इसका कुछ भी जो वोल्टेज है और ये प्रतिरोध है, मतलब शॉर्ट कर दिया मैंने इसको। अगर मैं इसको शॉर्ट कर दूंगा तो धारा आई बराबर क्या होता है, V/R। तो शॉर्ट करने का मतलब है प्रतिरोध जीरो। अगर प्रतिरोध जीरो हो जाएगा तो धारा का मान क्या हो जाता है, अनंत। तो ध्यान रखना, शॉर्ट सर्किट का अगर कोई क्वेश्चन आए तो इसका मतलब प्रतिरोध तो हो जाएगा जीरो, धारा का मान अनंत की ओर अग्रसर होगा, ठीक है। और जो इसके सिरों पर जो वोल्टेज आएगा वो शॉर्ट सर्किट के सिरों पर वोल्टेज का मान क्या प्राप्त होगा, हमें जीरो प्राप्त होगा, ठीक है ना। तो शॉर्ट सर्किट का जो प्रतिरोध पूछा, इसलिए प्रतिरोध का मान क्या होगा, शून्य होगा। इसलिए इस क्वेश्चन का आंसर क्या आएगा मेरे दोस्तों, सी आएगा, ठीक है ना। हाँ जी, चलो अगले क्वेश्चन का सभी लोग रिप्लाई करेंगे, आपकी स्क्रीन पे दिखाई दे रहा है। अगला क्वेश्चन क्या कहना चाह रहा है कि 100 वाट और 230 वोल्ट वाले लैंप का प्रतिरोध क्या होगा। तो दोस्तों 125, 529, 235 या इनमें से कोई नहीं। तो प्रतिरोध ज्ञात करने का सूत्र वही होता है V²/P। हाँ जी, तो 230 गुणा 230 बटे में कितना, 100। 10 से 10, 10 से 10, 23 23 होते हैं 529। इसलिए इस क्वेश्चन का जो आंसर आएगा दोस्तों, बी आएगा। तो आप में से जिन जिन दोस्तों का जो आंसर बी आ रहा है उन सभी का करेक्ट है, ठीक है ना। चलिए, हाँ जी, सभी लोग रिप्लाई भी करते रहें, थकान नहीं हुई होगी, मेरे हिसाब से ऐसा कुछ भी नहीं है, कोई ख़तरनाक क्वेश्चन नहीं ले रहा हूँ। और 10-12 मिनट की क्लास होगी, चिंता मत करो, ठीक है। अभी कोई 5-7 क्वेश्चन और है, उनको भी ख़त्म कर लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, इसका जवाब सभी लोग करेंगे, बड़ा प्यारा क्वेश्चन है, क्योंकि ऐसे क्वेश्चनों में ही बच्चों की सच्चाई का पता लगता है कि जाड़ क्या है ना। चलो, क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में से किस लैंप का प्रतिरोध न्यूनतम होगा। क्वेश्चन जो पूछना चाह रहा है वो पूछना चाह रहा है न्यूनतम प्रतिरोध। तो प्रतिरोध निकालने का सूत्र क्या होता है, V²/P। अगर इन सभी का चारों का वोल्टेज समान होता तो हम डायरेक्ट ही बोल देते कि जिसकी वाट रेटिंग ज़्यादा होगी उसका प्रतिरोध कम होगा। लेकिन अब मांजरा ये है कि देखो, अगर वोल्टेज रेटिंग इसकी 110 है और इसकी भी 110 है, समान वोल्टेज पर ज़्यादा वाले का कम, मतलब कि अगर इन दोनों में तुलना करूँ 60 में और 100 में, तो यहाँ पर 110 पर 100 वाले का आएगा वो प्रतिरोध कम आएगा, क्योंकि समान वोल्टेज के लिए अधिक वाट रेटिंग वाले का प्रतिरोध, अधिक वाट रेटिंग वाले का प्रतिरोध क्या होता है, कम। लेकिन इधर देखोगे तो एक है 100 वोल्ट और दूसरा है 220 वोल्ट। तो आप जानते हो कि वोल्टेज ज़्यादा होगा, वोल्टेज ज़्यादा होगा तो प्रतिरोध तो ज़्यादा ही आएगा कि नहीं आएगा। अगर यहाँ भी वोल्टेज 100 वोल्ट है और ये 50 वाट है, तो अगर इन सभी की तुम कैलकुलेशन अलग अलग भी निकाल के देखोगे ना, तो आपको जो आंसर सी है वही करेक्ट नज़र आएगा। क्यों, देख लो, चाहे तुम 110 गुणा 110 बटे कितना करूँगा मैं, 100, 10 से 10 मतलब 121 आ रहा है, कौन से वाले का, सी का। अब बाकी का तुम निकाल के देख लो, 110 गुणा 110 बटे कितना आ रहा है, 60। तो देखो 11 11 121, 1210 में 6 का भाग लगाएंगे तो ये 121 से क्या आएगा, ज़्यादा ही आएगा। यहाँ पर भी जो वैल्यू आएगी देख लो, 100 गुणा 100 करो, 80 का भाग लगाओ, तब भी 121 से ज़्यादा ही आएगा। इसमें भी 121 से क्या आएगा, ज़्यादा ही आएगा। इसलिए दिए गए इस प्रकार के जब क्वेश्चन आते हैं मेरे दोस्तों, जब आपको मेहनत करनी पड़ती है उस समय लॉजिक लगाने पड़ते हैं। भाई 110 समान है दोनों का वोल्टेज, तो 60 वाले का ज़्यादा और 100 वाले का कम। लेकिन यहाँ पर दोनों वोल्टेज अलग है, लेकिन वोल्टेज ज़्यादा होगा तो प्रतिरोध तो ज़्यादा ही आएगा ना, सही है। तो इसलिए आंसर सी आएगा। अगर चेक भी करके देखोगे तो इसका जो आंसर, जिन भाइयों ने सी मारा है सबका सही है। कई लोग बच्चे कंफ्यूज हो गए होंगे, गुरुजी इसका लगा देते हैं उसका लगा देते हैं, सही है कि नहीं है। भाई ये भी 100 का है और ये भी 100 का है, लेकिन इसका 220 वोल्टेज है तो इसका प्रतिरोध तो ज़्यादा आएगा, इसका 100 वोल्ट 110 वोल्ट है इसलिए इसका प्रतिरोध कम आएगा। ओके, चलो आगे बढ़ते हैं। हाँ जी, इस प्रकार के क्वेश्चनों की चर्चा मैंने आप लोगों से क्लास में भी की थी कि इस प्रकार के क्वेश्चन आजकल के एग्ज़ाम में पूछे जा रहे हैं। तो देख लो, हरियाणा जो लाइनमैन का पेपर हुआ था उसमें एक क्वेश्चन रिपीट हुआ है। हाँ जी, क्वेश्चन कहना चाह रहा है, आदर्श रूप से नियतांक वोल्टेज स्रोत में होना चाहिए अनंत प्रतिरोध, शून्य प्रतिरोध, अनंत धारिता या इनमें से कोई नहीं। जिन भाइयों को ये वर्ड समझ में नहीं आया उसको लिए मैं बोल देता हूँ ये कहना क्या चाह रहा है।
आदर्श रूप से मतलब आदर्श और नियतांक का मतलब स्थिर वोल्टेज स्रोत। कहने का मतलब है आदर्श वोल्टेज स्रोत में क्या होता है। तो दोस्तों वोल्टेज स्रोत होता क्या है कि वोल्टेज स्रोत वह स्रोत होता है जो स्थिर वोल्टता पर लोड को शक्ति प्रदान करता है। और जो आदर्श वोल्टेज स्रोत होता है, जो स्रोत होता है उसे गोले के द्वारा दर्शाया जाता है, इंडिपेंडेंट को, स्वतंत्र वाले को। और इसका जो आंतरिक प्रतिरोध होता है वो जीरो होता है। तो आदर्श वोल्टेज स्रोत का प्रतिरोध तो होता है जीरो। अगर ये चालकता की बात करेगी तो आंतरिक चालकता आएगी अनंत। किसके लिए? वोल्टेज स्रोत के लिए। अगर धारा स्रोत की बात करेंगे तो धारा स्रोत का मामला अलग है। अर्थात आदर्श वोल्टेज स्रोत से प्रायोगिक वोल्टेज स्रोत बनाना पड़े, ये हमारे पास में आदर्श है और एग्जाम में आए प्रायोगिक, तो प्रायोगिक कैसे प्राप्त करते हैं? तो आदर्श वोल्टेज स्रोत के श्रेणी क्रम में कम मान का प्रतिरोध जोड़कर प्रायोगिक वोल्टेज स्रोत बनाया जाता है। ठीक है ना। तो इस क्वेश्चन का जो आंसर आएगा वो आंसर क्या आएगा कि आदर्श वोल्टेज स्रोत का जो प्रतिरोध होता है वो प्रतिरोध होता है 0। ठीक है ना। चालकता पूछे तो अनंत। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाँ जी, नेक्स्ट क्वेश्चन में लिखा हुआ है कि शॉर्ट सर्किट की स्थिति में परिपथ में खालिस्तान करंट प्रवाहित होती है। अभी जस्ट अपन ने इससे पहले डिस्कस किया है क्वेश्चन में। शॉर्ट सर्किट का मतलब हिंदी में होता है लघु परिपथ, और लघु परिपथ की स्थिति में प्रतिरोध का मान होता है जीरो। तो जब प्रतिरोध का मान जीरो होगा तो धारा का मान क्या आएगा? अनंत। कैसे? क्योंकि I बराबर होता है V/R। तो यदि मेरे पास में शॉर्ट सर्किट में प्रतिरोध जीरो है तो 1/0 का मतलब अनंत, अर्थात प्रतिरोध का मान क्या आएगा? धारा का मान क्या आएगा? अनंत। तो शॉर्ट सर्किट में प्रतिरोध का मान जीरो और धारा का मान अनंत। आप में से जिन दोस्तों ने आंसर इसका डी किया सभी का करेक्ट है। ठीक है ना। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर देखते हैं, इसका रिप्लाई करेंगे सभी लोग एक बार। हाँ जी, क्वेश्चन ये कहना चाह रहा है कि नेटवर्क की अनेक शाखाओं के द्वारा निर्गमित एक बंद परिपथ को खालिस्तान कहते हैं। कि ऐसा कोई नेटवर्क है जिसमें बहुत सारी शाखाएं हैं, जैसे कि मान लो ये कोई नेटवर्क है, ये कोई नेटवर्क है, इसमें बहुत सारी शाखाएं हैं और उनके द्वारा जो बंद रास्ता होता है उस बंद रास्ते को हम क्या कहते हैं दोस्तों? लूप। किसी भी नेटवर्क की बंद जो पथ होता है उसे क्या कहते हैं? लूप कहते हैं। और अगर क्वेश्चन ये बोलता कि मैश क्या होता है, तो मैश एक छोटे से छोटा लूप होता है जिसके अंदर और लूप नहीं हो सकता। इनसे कि मैश इज ए स्मॉलेस्ट लूप विच डज नॉट हैव एनी इनर लूप। सो इस क्वेश्चन का आंसर क्या आएगा मेरे प्यारे दोस्तों? डी। तो जिन भाइयों ने इस क्वेश्चन का आंसर डी किया उन सभी का करेक्ट है। ओके ना। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है, इसको देखिए ज़रा। हाँ, मैं जूम आउट कर देता हूँ। देखिए ज़रा क्वेश्चन क्या कहना चाह रहा है कि वह सर्किट जिसकी प्रॉपर्टी दोनों दिशाओं में एक समान होती है उसे क्या कहा जाता है। दोस्तों मुझे लगता है मैंने आपको ये क्लास में भी डिस्कस किया था कि ऐसा सर्किट जिसकी प्रॉपर्टी का मतलब उसके गुणधर्म सभी दिशाओं में अर्थात उसके टर्मिनल बदलने पर बदलते नहीं हैं, तो ऐसा परिपथ क्या कहलाता है? तो ऐसा परिपथ कहलाता है बाई डायरेक्शनल सर्किट, द्विपक्षीय परिपथ कहलाता है। अंग्रेजी में इसे बोलते हैं बाई डायरेक्शनल सर्किट। क्या संज्ञा दी जाती है इसे? बाई डायरेक्शनल या बाईलैटरल सर्किट। तो ऐसा परिपथ जिसके टर्मिनल्स बदलने पर, सप्लाई के टर्मिनल बदलने पर उसका व्यवहार प्रॉपर्टी नहीं बदलते हैं, वो परिपथ क्या कहलाता है? तो बाई डायरेक्शनल सर्किट कहलाता है। इसलिए इस क्वेश्चन का जो आंसर आएगा वो आंसर क्या आएगा? डी। ठीक है ना। चलो हाँ जी, अब अगला क्वेश्चन है, इसका सभी लोग रिप्लाई करेंगे। देखिए कितने लोगों को आता है। निम्नलिखित में से कौन से तत्व गतिशील तत्व है? गतिशील की जगह अंग्रेजी में शब्द आता है डायनेमिक। अंग्रेजी की में शब्द क्या आएगा? डायनेमिक। या इसी की जगह एक शब्द और आ सकता है, मेमोरी। मेरी बात को फिर से सुनो कि क्वेश्चन ये कहना चाह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन से तत्व गतिशील तत्व कहलाते हैं। तो गतिशील तत्व का मतलब अंग्रेजी में होता है डायनेमिक एलिमेंट या मेमोरी एलिमेंट, अर्थात वे एलिमेंट जो ऊर्जा को कुछ समय के लिए संचित करके रख सकते हैं, उन तत्वों को क्या कहा जाता है? तो उन्हें मेमोरी एलिमेंट या डायनेमिक एलिमेंट या गतिशील तत्व कहते हैं। और गतिशील जो तत्व हैं वो कौन कौन से होते हैं दोस्तों? तो इंडक्टर भी एक गतिशील तत्व है, कैपेसिटर भी एक गतिशील तत्व है, क्योंकि इंडक्टर एनर्जी को मैग्नेटिक फील्ड के रूप में, चुंबकीय क्षेत्र के रूप में,
और कैपेसिटर एनर्जी को विद्युत क्षेत्र के रूप में स्टोर करके रखता है, इसलिए आंसर आएगा डी। तो आप में से जिन जिन भाइयों ने आंसर डी किया है उन सब का करेक्ट है कि इंडक्टर और कैपेसिटर दोनों कौन से एलिमेंट होते हैं, डायनेमिक एलिमेंट होते हैं। हाँ जी, लग रहा होगा कि आप सभी को मज़ा आ रहा है क्लास में। ऐसा तो नहीं लग रहा है कि कोई भाई बोरियत महसूस कर रहा हो कि साहब कौन सी रामायण बात रहे हो, कौन से ज़माने की बात कर रहे हो, कुछ खोपड़ी में बात ही नहीं चढ़ रही हमारे। तो ऐसा तो नहीं है ना। चलो इस क्वेश्चन का जवाब देंगे आप लोग एक बार सभी। हाँ जी, चलो इस क्वेश्चन का रिप्लाई कीजिए ज़रा एक बार कि एक परिपथ जिसमें न तो कोई ऊर्जा स्रोत है और न ही कोई ईएमएफ स्रोत होता है खालिस्तान कहलाता है। कि ऐसा कौन सा परिपथ है जिसमें न तो कोई ऊर्जा का स्रोत हो न ईएमएफ का स्रोत हो। तो ऐसा स्रोत जिसमें किसी प्रकार का ऊर्जा सप्लाई देने वाला स्रोत नहीं हो, अर्थात जिसमें लंबे समय तक ऊर्जा नहीं दी जा सकती हो या जिसमें आंतरिक परिवर्तन की क्षमता नहीं होती है, ऐसा परिपथ क्या कहलाता है? तो निष्क्रिय परिपथ। निष्क्रिय परिपथ को अंग्रेजी में क्या कहते हैं? पैसिव एलिमेंट। क्या कहते हैं इसे? पैसिव एलिमेंट कहते हैं। तो निष्क्रिय घटक, इसलिए आंसर क्या आएगा? सी। ठीक है ना। चलो ये जो क्वेश्चन है दोस्तों, ये आप लोगों का होमवर्क है, सभी लोगों को उत्तर करना है। जिन लोगों उत्तर सही करेंगे आज की क्लास की तरह मैं सभी का नाम लूँगा। ठीक है ना। और जो भाइयों के लिए अब बस एक छोटी सी रिक्वेस्ट ये है कि जो भाई आज चैनल पर पहले हैं वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों में इस वीडियो को शेयर भी करें और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर ले। बाकी जो लोग रेगुलर क्लास लेते हैं, मुझे लगता है सभी को मज़ा आ रहा होगा क्लास लेने में भी, क्योंकि ये सारे आपकी एग्ज़ाम के आए हुए क्वेश्चन में फालतू का कोई एक भी क्वेश्चन मेरे मन से नहीं करवा रहा हूँ। ठीक है ना। तो दोस्तों मिलते हैं अगले सेशन में, तब तक के लिए अलविदा, बाय बाय।